के पहले बिंदु पे आते हैं, पोषण, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो देखिए, क्योंकि हम लोग 10 क्लास में न्यूट्रिशन को पढ़ रहे हैं और हमारा जो सिलेबस है या हमारा जो किताब है पोषण को इस रूप में सजाया है कि पोषण हम लोगों को 2 सेक्शन में देखना होगा, प्लांट में भी और एनिमल में भी। तो हम 2 कैटेगरी पहले ही बना देते हैं और पहला लिखते हैं पादपों में पोषण, पादपों में पोषण, इंग्लिश में इसको लिखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और दूसरा है जंतुओं में पोषण। न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये 2 पॉइंट के अंदर हम लोग इसको डील करेंगे, सब हेडिंग्स के अंदर डील करेंगे। पोषण को 2 सब हेडिंग्स में हम लोग डील करेंगे, एक पादपों में पोषण, दूसरा जंतुओं में पोषण। तो पादप में पोषण अगर हम पढ़ते हैं तो लिखते हैं कि पोषण की विधियां, अगर एक टॉपिक हम यहां पे बना दें, पोषण की विधियां। पोषण की विधियां, तो पोषण की 2 विधि है, एक है स्वपोषण, एक है स्वपोषण। हो सकता है कि ये स्वपोषण को स्वयं पोषण भी लिखा जाए, स्वयं पोषण। और दूसरा हम लोग देखेंगे परपोषण या विषम पोषण। विषम पोषण। तो स्वपोषण या स्वयं पोषण जो करने वाले जीव होते हैं, तो ये पोषण की विधियां हो गई। अब हम लोग देख रहे हैं यहां पे पोषण के आधार पे जीवों का वर्गीकरण। पोषण के आधार पर जीव, अगर पोषण के आधार पे जीव को हम लोग देखेंगे तो जो स्वपोषण या स्वयं पोषण है, स्वयं पोषण करने वाले जीव कहलाते हैं स्वपोषी, या स्वयंपोषी कहलाते हैं, स्वयंपोषी। और जो जंतु होते हैं पोषण के आधार पे परपोषण करते हैं तो वो कहलाते हैं परपोषी, या हम लोग इसके लिए लिखेंगे विषमपोषी। विषमपोषी। फिर से ध्यान दीजिए, जय प्रक्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला पॉइंट वो है पोषण। हमारे लिए 4 पॉइंट थे यहां जय प्रक्रम में, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। उत्सर्जन, जिसमें हम लोगों ने पहले इसको पढ़ना शुरू किया और हम इन चारों प्रक्रियाओं को पहले भी टैग करके हम लोग देख चुके हैं, जोड़कर देख चुके हैं। तो पोषण के आधार पे जीव, तो ये जो हेडिंग्स हम लोग लिए हैं कि पोषण को हम लोग 2 सेक्शन में बांटेंगे, पादपों में पोषण और जंतुओं में पोषण। तो देखते हैं कि जो पादप हैं
वो अगर जीव की बात करें कैसा जीव है पोषण के आधार पे, तो स्वपोषी है या स्वयंपोषी है, और उसमें पोषण की कौन सी विधियां पाई जाती है, तो स्वपोषण या स्वयं पोषण पाया जाता है। जंतुओं में अगर पोषण की विधियों को देखेंगे तो वो परपोषण या विषम पोषण पाया जाता है, और पोषण के आधार पर वो जो जीव है वो क्या कहलाएंगे, तो वो परपोषी या विषमपोषी कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि जो स्वपोषण या स्वयं पोषण है वो पादपों में होते हैं। तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, चूंकि ऊपर हेडिंग बना हुआ ही है पादप है, फिर भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे। ये मूल रूप से हमारा चैप्टर होगा, सभी हरे पेड़ पौधे। इसके अलावे आपको याद होगा, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया, आप जैसे आपको लिखने की इच्छा हो, क्योंकि इंग्लिश टर्म है साइनोबैक्टीरिया। उसके अलावे स्वपोषी में कुछ ऐसे जीव भी आते हैं जो सल्फर कॉन्टेनिंग बैक्टीरिया होते हैं, सल्फर वगैरह का भक्षण करते हैं या सल्फर खाते हैं वो सब। तो सभी हरे पेड़ पौधे साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया याद रखेंगे, ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं। इसे नील हरित शैवाल भी कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। ठीक, स्वपोषण। अगर हम यहाँ पे जंतुओं में पोषण को देखेंगे तो हमारे सामने और भी कुछ कुछ विधियां आने शुरू हो जाएंगी कि ये परपोषी में और कितने प्रकार के परपोषी होते हैं। तो परपोषी को प्रकार को पढ़ेंगे हम लोग, फिर अलग से जब चैप्टर को हम सब चैप्टर में बांटेंगे। पहले एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं कि जो मूलतः हम लोग देखते हैं कि ये परपोषी में कौन कौन से दिखेंगे, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम। हम ये एग्जाम्पल इसीलिए ले रहे हैं कि एनसीईआरटी में इन चीज़ों पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के लिए कहा गया है, इसीलिए इन चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं। पैरामीशियम, पैरामीशियम, मनुष्य, इत्यादि कर रहे हैं। तो ध्यान दें, बात हम लोग कर रहे थे जय प्रक्रम में पोषण पढ़ना शुरू किए हैं। पोषण के लिए दो सब हेडिंग बनाए, पादपों में पोषण, जंतुओं में पोषण। पादपों में पोषण में अगर हम पोषण की विधि को डील करने जा रहे हैं तो देखते हैं क्या है कि स्वपोषण, स्वयं पोषण, और पोषण की और एक है परपोषण या विषम पोषण। और पोषण के आधार पर जीवों को अगर देखते हैं तो एक स्वपोषी स्वयंपोषी है और दूसरा परपोषी या विषमपोषी होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे केवल पादपों में पोषण को। तो अब हमारा इस चैप्टर में सब हेडिंग शुरू होगा, पादपों में पोषण, और पादप में पोषण को केवल हम लोग पढ़ेंगे। पादपों में पोषण। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि जो पादप हैं वे स्वपोषी होते हैं। पादप स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का क्या तात्पर्य है, स्वपोषी का क्या मतलब है? तो स्वपोषी वैसे जीव होते हैं जो रॉ मटेरियल से, अकार्बनिक पदार्थ से, पर्यावरण में उपलब्ध अकार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करते हैं, स्वयं संश्लेषण करते हैं और अपने लिए कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज बनाते हैं, अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं जो मूल रूप से कोशिका का ईंधन होता है और उसी से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो भोजन के जलांशन से हम लोगों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं कि पादप जो स्वपोषी होते हैं और स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, मतलब अकार्बनिक पदार्थों से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल से, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से वो अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, तो वो स्वपोषी होते हैं। तो पादप में जो पोषण की प्रक्रिया है
पोषण की प्रक्रिया है, या जिसे हम लोग कह सकते हैं स्वपोषण की प्रक्रिया। स्वपोषण की प्रक्रिया, स्वपोषण की प्रक्रिया, उसको प्रकाश संश्लेषण के रूप में हम लोग जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो यानी लाइट, सिंथेसिस यानी संश्लेषण। लाइट की उपस्थिति में संश्लेषण होना, यानी भोजन का संश्लेषण जो होगा, फूड का संश्लेषण होगा, वो लाइट की उपस्थिति में होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा। तो पादप स्वपोषी होते हैं, और स्वपोषी में जो पोषण की प्रक्रिया होती है, स्वपोषण की प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो फिर हम लोग इस बिंदु पे आते हैं कि अगर हमको पादपों में पोषण को पढ़ना है या पादपों में पोषण को समझना है, तो हम लोगों को प्रकाश संश्लेषण को समझना होगा, फोटोसिंथेसिस को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए एक पॉइंट हम लोग बनाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। आवश्यक घटक कौन कौन से हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं, या पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कहां कहां से प्राप्त करते हैं। ये दोनों सवालों का जवाब इसी में हो जाएगा, और ये चैप्टर भी हमारा इसी सवाल से क्लियर होगा। ये जो पॉइंट है पादपों में पोषण, इसी से हमारा क्लियर होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। आवश्यक घटक, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक घटक है वो हम लोग देखते हैं एक एक करके। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, तो हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आप ये फॉर्मूला को देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, तो लिख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सबसे पहला पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा इसमें आवश्यक घटक है जल। जल, इस बात को याद रखेंगे कि जल के साथ घुलित अवस्था में खनिज लवण भी होते हैं। खनिज लवण यानी पादप जो जल कलेक्ट करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, उस जल में ऑलरेडी खनिज लवण पहले से डिसॉल्व रहते हैं जो वो भूमि से प्राप्त करते हैं। तो एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा जल। तीसरा इसमें जो घटक है वो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को थोड़ा सा और हम लोग डिफाइन करके पढ़ते हैं कि सूर्य के प्रकाश से हम लोगों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिसको प्रकाश ऊर्जा भी बोलते हैं, सौर ऊर्जा भी बोलते हैं। सौर ऊर्जा या इसको प्रकाश ऊर्जा कहा जाता है। तो सूर्य के प्रकाश से हम लोगों को प्रकाश ऊर्जा की प्राप्ति होती है या सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यानी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और जो प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ होता है उसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है।
और एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें घटक होते हैं जो प्लांट्स के पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जिसको हरित लवक हम लोग बोलते हैं, और हरित लवक के अंदर ही होते हैं पर्णहरित। यही सबसे इंपॉर्टेंट एक घटक है, या प्लांट्स के पास एक ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं, एक ऐसे कोशिकांग है जिससे वो सूर्य के प्रकाश को भी ट्रैप कर पाता है, यानी पकड़ पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब कर पाता है। आप देखें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। इसमें एक और हम लोग लिखने जा रहे हैं, पर्णहरित। पर्णहरित जिसको हम लोग क्लोरोफिल भी बोलते हैं, क्लोरोफिल। ये इंग्लिश शब्द है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तो ये 4 आवश्यक घटक होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित। पर्णहरित हरित लवक के अंदर पाया जाता है। ये सवाल आप लोगों से पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव्स में भी रहते हैं कि पर्णहरित कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग लिखेंगे हरित लवक के अंदर। हरित लवक के अंदर पर्णहरित, ये 4 चीजों की आवश्यकता होती है। इन 4 चीजों पे हम लोग ये भी पढ़ेंगे हम लोग कि ये 4 चीजें प्लांट्स को कैसे कैसे मिलते हैं, और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, या कौन कौन से सहायक भाग होते हैं प्लांट्स को, जो इनको कलेक्ट करने में, इसको जमा करने में सहायता करते हैं प्लांट्स को, ताकि वो प्रकाश संश्लेषण कर सके। फिर से हम लोग समरी आपको बता रहे हैं, ध्यान देंगे कि जो पादपों में पोषण है, तो हम जान चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि पादप जो है स्वपोषी हैं। जो स्वपोषी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। वो सरल अकार्बनिक पदार्थों से, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों सरल अकार्बनिक पदार्थ है। सरल अकार्बनिक पदार्थ है। अभी आपको कार्बनिक अकार्बनिक में हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत हो समझने में, तो फिलहाल आप जो ये सुन रहे हैं ये ध्यान में रखेंगे कि ये सरल अकार्बनिक पदार्थ है। आगे हम लोग इसको क्लियर करेंगे कार्बनिक और अकार्बनिक क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सरल अकार्बनिक पदार्थ हैं, ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों सरल अकार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, लेकिन ये अकार्बनिक यौगिक है। आप फिलहाल इसी रूप में याद रखें, आगे हम बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होते हुए भी अकार्बनिक कैसे है। फिलहाल कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों सरल अकार्बनिक पदार्थ है। और पेड़ पौधे क्या, ये सरल अकार्बनिक पदार्थ को अपने पर्णहरित की मदद से, अपने पर्णहरित की मदद से उन्होंने CO2 को ट्रैप किया, CO2 को एब्जॉर्ब किया वायुमंडल से, और सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, और सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। और जो जल है वो जड़ द्वारा जाइलम जो है उसको पत्तियों तक पहुंचाता है। और तब मूल रूप से हम देख रहे हैं कि एक प्लांट के पास CO2, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित, ये 4 चीजें हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आगे हम लोग अब इसमें देखेंगे कि ये 4 चीजें प्लांट्स कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे जमा करते हैं। फिर से आप सुन लें, अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इन 4 में सबसे अधिक क्या इंपॉर्टेंट होगा, सवाल पूछा गया है ऐसा, इसीलिए हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले यही लिखा है कि ये आवश्यक 4 घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में एक और चीजें हैं कि अगर ये 4 में से सबसे इंपॉर्टेंट और कौन हो सकता है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट कौन है, तो आप याद रखिएगा पर्णहरित। पर्णहरित की उपस्थिति के कारण ही ये स्वपोषी है, और हम में पर्णहरित, जीवों में, जंतुओं में पर्णहरित नहीं है, इसीलिए वो परपोषी है। तो पर्णहरित यानी हरित लवक की उपस्थिति के कारण ही ये स्वपोषी हो पाया है, ये स्वपोषी हो पाया है पर्णहरित की उपस्थिति के कारण। तो अगर इस 4 में से भी कोई एक ऑप्शन आपको टिक करने के लिए आए कि इस 4 में सबसे अधिक कौन इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो पर्णहरित, क्योंकि पर्णहरित का काम है CO2 को भी वायुमंडल से ट्रैप करना
और सूर्य के प्रकाश को भी ट्रैप करना, पकड़ना, एब्जॉर्ब करना। और जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, प्रकाश संश्लेषण शुरू नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो आगे देखते हैं हम लोग कि ये चारों चीजें प्लांट्स कैसे कैसे प्राप्त करते हैं और कौन कौन से इसमें प्लांट्स के जो भाग होते हैं वो भाग लेते हैं। क्योंकि वो सभी जगह से, सभी पॉइंट से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और आपका जो एग्जाम है वो 50% ऑब्जेक्टिव्स पे चलते हैं। तो हम लोग इन चीज़ों को और डिटेल में देखना होगा ताकि हमारा सारा ऑब्जेक्टिव सही सही बन सके। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं? तो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है कि जो आवश्यक घटक हैं वो 4 हैं। आवश्यक घटक, इसमें एक हम लोगों ने लिखा अभी CO2। इसके लिए पॉइंट बनाते हैं। CO2 की प्राप्ति वायुमंडल से होती है, वायुमंडल से। CO2 की प्राप्ति वायुमंडल से होती है और याद रखेंगे गैस के रूप में, गैस के रूप में। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो या नहीं तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी हो, ये अक्सर पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो हमारा आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को गैस के रूप में पौधे प्राप्त करते हैं, वो वायुमंडल से लेते हैं, गैस के रूप में लेते हैं। और वो प्रवेश कैसे करते हैं पत्तियों के अंदर? तो याद रखेंगे कि स्टोमाटा, रंध्र या जो छिद्र होते हैं, स्टोमाटा, स्टोमाटा, रंध्र, छिद्र या स्टोमाटा के माध्यम से पत्तियों में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। तो यहां पे 3 ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे कि जो CO2 है पौधे वायुमंडल से लेते हैं, गैस के रूप में लेते हैं, रंध्र या छिद्र यानी स्टोमाटा के माध्यम से वो पत्तियों में प्रवेश करते हैं। पत्तियों की चर्चा इसलिए हो रही है कि जैसे नागफनी वगैरह है तो उसमें तो तना में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन जो अधिकांश पादप होते हैं उसकी पत्तियों में सबसे ज्यादा क्लोरोफिल परिणहित होते हैं। और पत्तियां जो है वो पेड़ पौधे का एक तरह से रसोई घर है, किचन रूम है, उसी में सबसे ज्यादा वो खाना बनाती है। ठीक है, तो रंध्र या छिद्र के माध्यम से। तो देखते हैं कि स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं कि अगर ये पत्ती का हम लोग डिजाइन करें तो पत्तियों में पाया जाता है इस तरह का एक छिद्र या स्टोमाटा। ये जो छिद्र है यही कहलाता है स्टोमाटा, स्टोमाटा। इसी स्टोमाटा से गैसों का आदान प्रदान होता है, इसी स्टोमाटा से गैसों का आदान प्रदान भी होता है और वाष्पोत्सर्जन भी होता है। गैसों का आवागमन और वाष्पोत्सर्जन। इस वाष्पोत्सर्जन पे हम लोग आगे हमारा जो टॉपिक है परिवहन, वहां पे हम लोग सीखेंगे वाष्पोत्सर्जन क्या है। फिलहाल हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहे हैं वाष्पोत्सर्जन। तो स्टोमाटा
जो है वो रेस्पॉन्सिबल है गैसों के आवागमन के लिए और वाष्पोत्सर्जन के लिए। तो स्टोमाटा में भी एक और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि ये जो स्टोमाटा होते हैं वो इस तरह से कोशिकाओं से घिरा होता है, इस तरह के कोशिकाओं से घिरा होता है। ये इस तरह से स्टोमाटा बने होते हैं। तो ये है स्टोमाटा, ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है ये है स्टोमाटा, ये है छिद्र। और इस स्टोमाटा को जो घेरे हुआ है, स्टोमाटा को जो घेरे हुआ है स्टोमाटा को जो घेरे हुआ है इसे हम लोग कहते हैं रक्षी कोशिका, रक्षी कोशिका, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स तो याद रखेंगे ये गार्ड सेल्स हैं, रक्षी कोशिकाएं हैं जो स्टोमाटा को घेरे हुआ है। और स्टोमाटा उसके बीच में एक जो छिद्र है वो स्टोमाटा है। और स्टोमाटा गैसों के आवागमन और दूसरा हम लिखे हुए हैं वाष्पोत्सर्जन, इसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और तो गैस CO2 भी गैस है, इसी के माध्यम से वो पत्तियों में प्रवेश करते हैं, वो पत्तियों में प्रवेश करते हैं, इसी के माध्यम से वो पत्तियों में प्रवेश करते हैं। चलिए, तो यहां पे CO2 की बात हो गई। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा है इसमें जल, दूसरा है इसमें जल H2O। H2O तो लिख रहे हैं कि जल के साथ, जल के साथ घुलित डिसॉल्व्ड खनिज लवण भी, खनिज लवण भूमि से जड़ द्वारा जाइलम के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। आप यहां पे देखिए 3-4 ऑब्जेक्टिव हैं, नोटिस करवाते हैं आप लोगों को कि पेड़ पौधे जो जल की प्राप्ति करते हैं अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए, उस जल के साथ ऑलरेडी उसमें खनिज लवण मिले हुए होते हैं और वो भूमि से प्राप्त करते हैं और भूमि से जड़ उसको रिसीव करते हैं। और जड़ में भी जो रूट हेयर्स होते हैं वो विसरण क्रिया द्वारा, ओस्मोसिस द्वारा अपने अंदर उसको ग्रहण करते हैं और वो सप्लाई करते हैं जाइलम को। जाइलम जो होते हैं प्लांट के में एक जटिल ऊतक का एक संरचना होता है, एक सिस्टम बनाता है ये। और ये जाइलम जो जटिल ऊतक होते हैं पादप के, वो जाइलम के माध्यम से ही वो प्रकाश संश्लेषण करने वाले स्थान पे पहुंचते हैं। तो आप जाइलम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे चल के जाइलम पे भी डिटेल स्टडी हमारा जो होगा वो परिवहन चैप्टर में होगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ वाष्पोत्सर्जन को परिवहन चैप्टर के लिए रखा है, वैसे ये जाइलम जो जटिल ऊतक है इसको भी हम लोग परिवहन में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यहाँ याद रखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि जल के साथ घुलित खनिज लवण भी होते हैं, ये एक पॉइंट याद रखेंगे।
पढ़ेंगे, ये भूमि से प्राप्त करते हैं, जड़ के माध्यम से आते हैं, विसरण क्रिया द्वारा जड़ में जाते हैं और जाइलम द्वारा वो पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये दोनों जो है, ये जो CO2 है, ये सरल अकार्बनिक पदार्थ है। हम फिर से नोटिस करवा रहे हैं आप लोगों को कि ये सरल अकार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ। और ये जो जल है इसको भी हम लोग वही मेंशन करेंगे, सरल अकार्बनिक पदार्थ। आगे हमारा 2 रह गया है, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उसी दिन हम लोग फिर इस प्रोसेस को पढ़ेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण एक्चुअल में होता कैसे। हम लोग लिफ्ट में इन चीजों को देखेंगे और एक छोटा सा एनिमेशन भी हम लोग इस पे देखेंगे और क्लियर करने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा तीसरा पॉइंट होगा जिसमें हम लोग देखेंगे सूर्य के प्रकाश के विषय में पढ़ेंगे। सूर्य का प्रकाश, और चौथा हम लोग देखेंगे इसमें पर्णहरित को, पर्णहरित हम लोग दूसरे क्लास में बात करेंगे इस पे। चलिए, ओवरऑल अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसकी हम समरी, उसका एक सारांश कर रहे हैं कि हम लोगों ने पहला इकाई शुरू किया है जैव पराक्रम। जैव पराक्रम क्या है? वे सारी प्रक्रियाएं जो जीवन का अनुरक्षण करती है। इसमें मूल रूप से 4 चीजें आई, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जिसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक शुरू किया पोषण। और पोषण के लिए हम लोग 2 सब यूनिट या 2 सब हेडिंग बनाया, पादपों में पोषण और जंतुओं में पोषण। ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो उसमें भी हम लोगों ने सबसे पहला शुरू कर लिया पादपों में पोषण। और पादपों में पोषण जब हम लोग शुरू किए तो देखते हैं कि पादप जो है वह स्वपोषी है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वह स्वपोषी है। और जो स्वपोषी होते हैं उसमें पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण अपनाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक कच्ची सामग्री है, ये जो आवश्यक घटक होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो वायुमंडल से लिया जाता है, जो जल है जड़ द्वारा कलेक्ट होता है, और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल पत्तियों में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो इसी पे हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड कितने ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, H2O से रिलेटेड कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे। और फिर हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा कि हम सूर्य के प्रकाश पे बात करेंगे, पर्णहरित पे बात करेंगे। और जब इन चारों को हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग इसके एक रासायनिक समीकरण बनाएंगे। एक प्रकाश संश्लेषण का कैसे एक रासायनिक समीकरण होता है, उस रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना, एकदम आसान तरीके से बैलेंस करना सीखेंगे। और फिर हम लोग एक लीफ के डायग्राम में सारी चीज़ों को आसानी से एक डायग्राम के रूप में देख लेंगे ताकि प्रकाश संश्लेषण आसानी से समझ सके हम लोग। और उसके लिए और क्या क्या पर्यावरण के कंडीशन होते हैं उन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।